मैंने कहा था कि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी जो कि जितने भी बिगनर्स हैं वो उनके सपोर्ट में होगा और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सबसे मेन चीज़ है जिसके बिना हम यूपीएससी क्लियर बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितने भी हार्ड वर्कर क्यों ना हो, आप कितने भी स्मार्ट वर्कर क्यों ना हो, अगर आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं है या आपको सिलेबस समझने नहीं आता है, आई एम डैम श्योर कि आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। जी हाँ, सुनने में अजीब है बट यही सच्चाई है, क्योंकि जिस रास्ते का आपको पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ, मतलब जिस मंजिल का एक्चुअली आपको रास्ता नहीं पता, आप उस मंजिल तक पहुँचोगे कैसे। तो मंजिल तक जाने से पहले जैसे हम कहीं भी किसी जगह पे जहाँ जो जगह हमारा जान पहचान का नहीं है, वहाँ जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल मैप का। तो वैसे ही गूगल मैप की तरह है हमारा यूपीएससी सिलेबस। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जितने बिगनर्स होते हैं ना, उनके माइंड में क्वेश्चन बहुत रहता है कि आखिर यूपीएससी का सिलेबस हम समझे तो समझे कैसे। दिखने में बहुत छोटा है पर उसके अंदर बहुत कुछ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी अंकिता कश्यप विथ यू गाइस। जैसे हमने कहा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आई नो आप लोग भी बहुत बिगनर्स हैं, मैं आपको यही समझ के बता रही हूँ कि अभी आपने 12th पास आउट किया है कि हमने भी 10th पास आउट किया है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th के बाद ही यूपीएससी के बारे में सोचने लगते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी मंजिल पहले से पता है ताकि आप उसको तैयार कर रहे हैं उसके रास्ते को, तो अच्छी चीज़ है। तो मैं ऐसे 11th 12th के बच्चों या जो 12th पास आउट है या जो सेकेंड ईयर में है या एकदम वैसे बिगनर्स जिनको यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता और अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये वीडियोज़ स्पेशली उनके लिए है। और भी बच्चे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पता उनको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा, तो ये उनके लिए भी है। तो सिलेबस जो है आपको फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली आपको अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि मैंने खुद 2 साल रिसर्च किया है जिसमें कोई ऐसी वीडियो मुझे मिल जाए जो मुझे ये समझा दे कि भाई यूपीएससी का सिलेबस समझे तो समझे कैसे। क्योंकि अभी तक जैसे होता क्या है ना, जब हम शुरू में होते हैं तो हम जितने भी टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं या जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हैं, सब कहते हैं कि यूपीएससी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझिए, उसके बाद आप PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए। पर कोई ये नहीं बताता कि हम सिलेबस को कैसे समझें। अगर आप सिलेबस एनालिसिस पे जाएंगे तो सब आपको सिलेबस को पढ़ के समझा देंगे और 1-2 वीडियोज ऐसे हैं जो कुछ टॉपिक्स बता देंगे, बट स्टिल कोई नहीं कहता कि सिलेबस आखिर हम खुद से कैसे समझे। वो तो आप बता रहे हैं तो हम आपकी सुन रहे हैं, क्या पता आपने हमें पूरा नहीं बताया हो, तो वो हमें खुद ही समझना है, तो वो कैसे समझेंगे। तो बीइंग ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पाओगे। हाँ, जब मैंने भी यूपीएससी का सिलेबस फर्स्ट टाइम रीड किया था आफ्टर लिसनिंग ऑल टॉपर्स और यूट्यूबर्स, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। और समझ में आया तो इतना है कि लगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमने 12th में भी पढ़ा है जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे, तो लगा कुछ नहीं है। फिर हमने देखा मिडिल 18th सेंचुरी के बारे में, तो मिडिल 18th सेंचुरी और मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से रिवॉल्ट हुए, ये तो हमने 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि यूपीएससी इतना टफ मान रही है इसको। फिर हम आगे देखिए, अगर GS4 की बात करें तो उसमें इथिक्स पढ़ते हैं हम, तो सुनने में ऐसा लगता है इथिक्स में क्या है, वो तो हमारी अपनी इंटीग्रिटी है कि हम कितने सच्चे हैं वो लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने सिलेबस को समझ लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी नॉलेज ही इतनी है। तो कहते हैं ना, जिसकी जितनी कम नॉलेज वो चीज़ों को उतना कम समझ पाता है। तो अभी तक तो हमने 12th पास आउट किया तो हमें 12th तक की नॉलेज थी, और हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, स्टिल हमारी नॉलेज 12th तक वाली ही है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। तो हम उतना ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने 12th तक में क्या पढ़ा कि इस रिवॉल्व में ये चीज़ें हुई, बस एक पेज में रिवॉल्व खत्म। तो क्या यूपीएससी की अभी जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो एक पेज में ख़त्म होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो होता क्या है ना, आखिर में देखो एग्जांपल दे दूँ, जब आप कोई 6th क्लास की बुक उठाओगे ना, तो आपको देखोगे उसमें डेमोक्रेसी का ना आपको जो डेफिनेशन है बहुत छोटा रहता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हिंदी में कहे तो लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो क्या बस डेमोक्रेसी का इतना ही डेफिनेशन है? अगर आपके यूपीएससी में पूछ दिया आपसे व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो क्या आप ये लिखोगे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमने 6 में कम पढ़ा, क्योंकि हमारी नॉलेज और हमारा माइंड जो था उस समय वो इतना ही कैप्चर कर सकता था। फिर हम 7th में गए, हमने डेमोक्रेसी को और इलाबोरेट किया, मतलब उसको और संक्षेप से पढ़ा कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। 8th में और ज़्यादा संक्षेप किया, 12th तक आते आते हम ये समझ गए कि कितने कौन सी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं। फिर हम ये समझे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी भी हमारी नॉलेज जो है वो इतनी ही है। यूपीएससी के लिए हमारी नॉलेज इतनी ही नहीं चाहिए, बट हाँ इतनी तो चाहिए, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन के पर्पज़ से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उतना ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए।
तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड द सिलेबस, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से उसको समझ लोगे, आप इतना समझोगे इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसको एक बार पढ़ो, उसको समझो। देखिए मैं ये टॉपिक्स इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरी फैमिली क्या है, यूट्यूब फैमिली में एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि दीदी हम सिलेबस को कैसे समझ नहीं आ रहा। तो बाबू अभी सिलेबस तुरंत समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपकी नॉलेज ही उतनी नहीं है। आपकी जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होगी ना, आपके सिलेबस को समझने की प्रक्रिया भी इंक्रीज होगी। कैसे, अब मैं बताती हूँ। आप पहले अपने सिलेबस को पढ़ा, ठीक है, आपने उसको रीड आउट किया। एक दो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे कि हाँ सिलेबस में क्या है नहीं है। इससे वो वही बताएंगे जो आप समझ रहे हो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं यूट्यूबर्स, क्योंकि मैंने खुद भी देखे हैं टीचर्स के वीडियोज़। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, बट इससे अगर आप खुद भी देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। फिर आप सोचोगे अब आगे क्या करूँ। कुछ नहीं करना है, गो बैक टू बेसिक। जाओ एनसीईआरटी उठाओ, जिन लोगों की जिनकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट भी है ना, मतलब अभी तक जिनकी 12th तक की अच्छी रही है, स्टिल आई एम सेइंग कि आप एक बार 6 से मत जाओ। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको एक साल में प्रिपरेशन करना है या 2 साल में करना है और आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो जस्ट गो थ्रू 9, 10th, 11th, 12th। आप 9th की पढ़ो, 10th, 11th, 12th। आपने अगर सुश्री देशमुख का एक वीडियो देखा होगा, जो टॉपर रही हुई है रैंक 5, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 9th से पढ़ना शुरू किया था। क्यों? और जब उन्हें कोई टॉपिक में इशू होता था तो वो टॉपिक वो 8th का पढ़ती थी, बस वही टॉपिक, ना कि पूरी 8th की बुक। क्योंकि आप देखोगे कि आपने जो 6 में पढ़ा वही रिपीटेड है 7 में, 8 में, 9 में, बस थोड़ा बढ़ा के है। तो वही कहा मैंने ना, आप 9 से शुरू करो, ठीक है। और जब आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक क्लास बैक जाओ, 8th का देखो, 8th में भी ना समझ में आया तो उस टॉपिक को आप 7th का देखो, ऐसे करना है, ठीक है। तो गो थ्रू एनसीईआरटीज। जब आप एनसीईआरटी में कुछ पढ़ लोगे ना, जस्ट लाइक 8, 9, 10th, 11th की आपने पढ़ ली, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये होता है। देन आप उसमें कुछ गूगल रिसर्च करो, क्योंकि एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में होता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, और वो यूट्यूब पे बस इतना देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है आपको बुक से ऐसे ऐसे 1 बार पढ़नी है, 2 बार पढ़नी है, 3 बार में पेन उठाना है, 4थे बार में आपको नोट्स करना है। बस समझ ही में नहीं आता यार, फर्स्ट टाइम में बस रीडिंग कैसे दे दूँ, रीडिंग दूंगा तो मैं तो बोर हो जाऊँगा। बीइंग ऑनेस्ट मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ रीडिंग देने में बिना पेन पेंसिल के। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। अभी हम सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में आपको अभी इतना करना है कि जस्ट गो थ्रू बेसिक। जब आप 11th तक पढ़ लोगे ना, तब आप दोबारा अपने सिलेबस को खोलो। फिर जब आप अपने दोबारा सिलेबस को खोलोगे, तब आप एबल होगे समझने के लिए कि अच्छा इसमें ये बताया जा रहा था, मैं इतना समझा। उस समय भी आप कम ही समझोगे, बट स्टिल आपको समझ आने लगेगा। फिर आप उसके बारे में गूगल रिसर्च करना, क्योंकि अब आपका माइंड खुल चुका है, आपको कुछ नॉलेज आ चुकी है। देन आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे इसमें और टॉपिक्स भी हैं। फिर जब आप 12th करोगे तो आपकी और बेसिक्स पूरी क्लियर हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अब इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की, तो वो हमारे 60% कवर कर लेती है, और जो बची कुछ है वो बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रमेश शर्मा है, ये बहुत सारे हैं, वो कवर करा देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बेसिक पे ध्यान दो। जब आप बेसिक एक बार पढ़ लोगे, फिर आप अपना सिलेबस निकालो, और उसके बाद आप अपना PYQ निकालो, क्योंकि पहले भी आप PYQ पढ़ोगे, अब देखना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आएगा भी तो ऐसा लगे कि इतना इजी सवाल है यार, ये तो मैं आराम से कर सकता था, तो वैसा लेकिन होता नहीं है, वो आप समझ जाओगे जब भी, क्योंकि आप बिगनर्स हो। तो इसलिए बस बिगनर्स वाले टिप्स के लिए मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दोबारा जब आप 1-2 क्लास की भी एनसीईआरटी खत्म कर लेते हो ना, लाइक 9, 10 की, तो आप फिर से सिलेबस उठाओ, आपको कुछ समझ आएगा, थोड़ा समझ आएगा। फिर आप उस पर गूगल रिसर्च करो कि आखिर ये टॉपिक क्या है। फिर आप सोचो कि लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर तो हर वो चीज़ आती है ना जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जस्ट लाइक जीडीपी आती है हमारी, फिर हमारी बैंकिंग्स आते हैं, फिर हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स आते हैं, फिर तेरी सेक्टर्स आते हैं, उसके जो तीनों सेक्टर्स हैं, फिर उसी में हमारा एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है, उसी में हमारे फूड्स क्रॉपिंग्स भी इंक्लूड होता है। बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें पैसे से जोड़ रही हैं, हमारी इकोनॉमी से जोड़ रही हैं, वो सब इकोनॉमिक में आती है, सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। यहाँ तक आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हो, ये भी इकोनॉमी में। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आज मुझे इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो आप धीरे धीरे सब चीज़ें समझ जाओगे। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी, देन आप अपने सिलेबस को खोलो, देन डू सम गूगल रिसर्च। वो तो हमें आदत है फ़ोन चलाने की, तो उतना कर सकते हैं। गूगल रिसर्च करो, फिर आप उसको कैटेगराइज करो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। और जब आप 40% समझ जाओगे 12th करने के बाद, अपने 12th तक एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आप जब अपने स्टैंडर्ड्स बुक उठाओगे और जब अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो आपको समझ में आएगा यार ये था। अब हम देखेंगे कि क्या हमें सब कुछ पढ़ना है,
वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें भी हमें अपने मतलब रीडिंग सब कुछ करना है, नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है जैसे लाइक कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत रिपीटेड है, तो उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। वो कौन से टॉपिक्स हैं वो भी हम आपको अपने वीडियोस में बताएंगे, तो उसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट मेरे सीरीज़ के साथ बने रहे। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग जो भी एक बिगनर के माइंड में आता है और जिससे रिलेटेड यूट्यूब पे कहीं कोई वीडियोज़ नहीं है और बच्चे चाहते हैं कि उस पर वीडियोज़ हो, वो सारे वीडियोज़ में लाऊंगे। लाइक PYQ कैसे समझे, NCERT को सच में प्रैक्टिकली कैसे पढ़ें हम, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है पढ़ना, ना कि इम्प्रैक्टिकली, ओके। उसको कैसे पढ़ें, फिर उसको कैसे हम कोरिलेट करें, फिर कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे रूटीन सेट करें, क्या हमारा रूटीन 14 घंटे पढ़ने वाला हो या 5 घंटे वाला हो, क्या हमें सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है या हमें रात के 2 बजे पढ़ना है, वो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन माई सीरीज। सो जस्ट बी विथ मी गाइड एंड प्लीज़ पूरा सपोर्ट करो मेरे चैनल को, ताकि ये जो वीडियोज़ है आगे जाएँ। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि आपका फ़ायदा है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ नहीं है यूट्यूब पे। बिलीव मी, मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, कोई ये सब चीज़ें नहीं बताता जो हमारे माइंड में है। तो मैं ऐसे चीज़ें बता रही हूँ कि मैं जब बिगिनर थी तो मेरे मन में जो क्वेश्चंस आते थे और जिनके सॉल्यूशन मैं नहीं ढूंढ पाती थी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो लोगों के माइंड में अलग से कुछ क्वेश्चंस हैं, दे कैन कमेंट ऑन माई चैनल और कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो कि मैंने हमेशा लिंक डाला है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। UPSC एस्पिरेंट लवर्सना करके मेरी इंस्टा ID है, और आप अंकिता कश्यप से भी डालेंगे तो होपफुली मिल ही जाना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा अपना, वैसे मैंने लिंक डाला है, आप लिंक पे चले जा सकते हैं, और नहीं तो प्लीज़ मेरे ईमेल पे आप मेल कर सकते हो। बट आई एक्चुअली वांट टू से कि बताओ, जो भी क्वेश्चन से बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको दे दूँ। अब हो रही है रात, तो मुझे करनी हुई वीडियो बंद। तो आज का टॉपिक ख़त्म, सिलेबस मैंने बता दिया कि अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस NCERT पढ़ो, तुम्हें खुद समझ में आएगी। और NCERT कैसे पढ़ना है, अगर पहले आपको इस पर वीडियो चाहिए तो ये कमेंट में मैं पहले वो बता दूँगी, और अगर आपको पहले PYQ पे चाहिए तो ऐसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पास्ट ईयर क्वेश्चन पे ही आएगा। तो जस्ट बी विथ मी, थैंक यू सो मच, गिव योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैं होप कर रही हूँ मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले, और जस्ट मेरे साथ बने रहे, मेरे वीडियोस को बहुत शेयर करें, स्पेशली हर उस बिगनर्स के पास जो कि भी शुरू करना है प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।